हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। हर देश में कोई ना कोई खुफिया एजेंसी होती है और ऐसा नहीं है कि ये अभी वर्तमान समय की मांग है कि हर देश में खुफिया एजेंसी होना ज़रूरी है। एंशियंट टाइम में भी गुप्तचर या फिर खुफिया एजेंसीज हुआ करती थी। जैसे कि चाणक्य जी ने भी बहुत सारे खुफिया एजेंट बनाए थे और विष कन्याओं को तैयार किया था, जिससे कि वो दुश्मनों पर हमला कर सकें और अपनी विजय को सुनिश्चित कर सकें। तो आज के समय पे गुप्तचर एजेंसियां या फिर कहें कि जो स्पाई होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि बहुत सारे देश जो कि आतंकवाद से जूझ रहे हैं, वहाँ पर ऐसे जासूसी एजेंसियों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि समय रहते कोई भी अगर दुर्घटना या कोई ऐसी घटना होने वाली हो उसको समय रहते रोका जा सके और नाकामयाब किया जा सके, जिससे कि देश के जो देशवासी हैं उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारी हर देश में जैसे कि मैंने बताया, ये हर देश में आज के समय पर खुद की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, लेकिन इन्हीं में से एक एजेंसी ऐसी भी है जिसको मौत का दूसरा नाम कहा जाता है। जिस एजेंसी या कहें कि उस देश के खिलाफ कोई दुश्मन आंख उठाकर देखना भी बहुत हिम्मत वाली बात मानी जाती है, क्योंकि ये एजेंसी, ये इसके जो एजेंट्स हैं, ये जो देश है, वो कभी भी किसी आतंकवादी से या किसी भी ऐसे पर्सन से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है जो उसके देश और देशवासियों के खिलाफ हो। चाहे आप उनके देश के किसी भी कितने भी लोगों को आप बंधक बनाएं या कुछ भी करें, लेकिन वो पहले कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हमेशा उनकी कोशिश ये रहती है कि हम अपनी कार्रवाई के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, जो एजेंट्स होते हैं, जो टीम्स होती हैं, उनके द्वारा अपने लोगों को बचा सकें और उन लोगों को नेस्तनाबूद कर सकें जिन लोगों ने उनके खिलाफ इस तरीके की हरकत की है। और ये जो देश है, उस देश का नाम है इजराइल, और इस देश की एजेंसी जो कि इतनी खतरनाक मानी जाती है उसका नाम है मोसाद। मोसाद इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है, उसके पीछे भी एक कहानी है, जो कि 1972 में जो इनके द्वारा एक ऑपरेशन किया गया था रेथ ऑफ गॉड का, उसके कारण इनको बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। और आज के समय पर तो आप ऐसा समझिए कि इस एजेंसी के जो एजेंट्स हैं, जो भी लोग काम करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में अव्वल हैं। हर देश की एजेंसी इनसे सपोर्ट मांगती है, कोशिश करती है इनकी हेल्प लेने की। ये इतने खूंखार क्यों बने और ऐसा क्या हुआ 1972 में कि इस एजेंसी को मौत का सौदागर माना जाने लगा और इतना बड़ा नाम हो गया कि आतंकवादी आज के समय पर या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। क्या वजह है इसकी? पहले तो इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि कैसे ये इस्टेब्लिश हुई। उसके बाद रेथ ऑफ गॉड जो ऑपरेशन चलाया गया, जो 20 साल तक चला इनके एजेंटों के द्वारा, वो क्या था और किस वजह से शुरू करना पड़ा उस ऑपरेशन को, उसके बारे में भी बात करेंगे। असल में जब यहूदियों के छोटे छोटी जगहों पर यहूदी बटे हुए थे, तो जब यहूदियों को अपना एक जगह मिली, अपना एक देश बसाने की, तो उन्होंने इजराइल को अपना राष्ट्र बनाया। इजराइल एक नाम दिया अपने देश को। और वहाँ के जो पहले प्रधानमंत्री थे बेन गुरियन ने जून 1948 में, आधुनिक जब इजराइल बना, तो उन्होंने, जब यहूदियों के छोटे छोटे टुकड़े थे, तो उनकी अपनी अपनी एक छोटी छोटी एजेंसीज थी जो गुप्तचर का काम करती थी। उन्हीं को मिलाकर एक एजेंसी बनाई, जिसको 3 भागों में उन्होंने डिवाइड किया। पहली जो मिलिट्री इंटेलिजेंस देखती थी, दूसरी आपके विदेश मंत्रालय से रिलेटेड चीज़ों को देखती थी, और तीसरी थी शिन बेट, जो कि राजनीतिक विभाग की सूचना रखती थी और उससे रिलेटेड काम को देखती थी। स्टार्टिंग में तो इस एजेंसी का बहुत बड़ा नाम नहीं हुआ या बहुत बड़ी कामयाबी इसको हासिल नहीं हुई। उसकी वजह ये थी कि इसके जो एजेंट थे वो बहुत पुराने जो तौर तरीके होते थे स्पाई के, उनको अपनाते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कामयाबी इनको नहीं हासिल हो पाई। लेकिन 1951 में इसका पुनर्गठन किया गया और
इसका जब पुनर्गठन 1951 में किया गया तब इसका नाम बदलकर मोसाद रखा गया। मोसाद का एक और भी नाम है जो कि है द इंस्टीट्यूट। मोसाद को द इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका जो फेमस नाम है वो मोसाद ही है। पूरी दुनिया में जो एजेंसी जिस नाम से जानी जाती है ये एजेंसी, वो मोसाद के नाम से ही जानी जाती है। एक द इंस्टीट्यूट एक अल्टरनेट नाम इनको दिया गया। इनके जो पहले निदेशक बनाए गए वो रूबेन शिलोह थे, जो कि एक यहूदी सैनिक थे और बहुत ही खूंखार माने जाते थे। बहुत ही इनका नाम था अपनी कृत्यों को लेकर। वैसे तो हर नागरिक वहाँ पर एक सैनिक है, क्योंकि वहाँ का रूल है कि हर किसी को वहाँ पर मिलिट्री में भर्ती होना है और मिलिट्री की ट्रेनिंग लेनी है, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। आदमियों के लिए 3 साल की ट्रेनिंग ज़रूरी है और औरतों के लिए 2 साल की ट्रेनिंग। तो ऐसे देश में जहाँ हर कोई मिलिट्री में वहाँ शामिल होता है, हर किसी के लिए कंपलसरी है, ऐसे देश की तरफ आंख उठाना ही कितना बड़ा खतरा मोल लेना समझा जा सकता है, वो आप समझ सकते हैं। अब क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री ट्रेनिंग तो दी ही जाती है, लेकिन मोसाद के लिए एक अलग तरीके की ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा टफ होती है। बहुत ही कम लोग इसमें चुने जाते हैं, लेकिन जो भी चुने जाते हैं उन्हें इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि किसी भी ऑपरेशन को वो अपने परिवार वालों के साथ कभी डिस्कस नहीं कर सकते। कहीं बाहर जाएंगे, अगर पकड़े जाएंगे तो कभी भी एजेंसी जो है वो कभी इस तरीके की बात नहीं मानेगी कि आप हमारे देश के नागरिक हैं या हमारे एजेंट हैं। और वहाँ पर जितने भी लोग हैं मोसाद में ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत प्राउड फील करते हैं वो मोसाद एजेंसी में काम करना। उन्हें लगता है कि मिलिट्री में तो काम करना होता ही है, प्राउड मोमेंट, लेकिन वहाँ पर मोसाद एक ऐसी एजेंसी है जिसमें काम करने के लिए हर नागरिक वहाँ का चाहता है कि मैं भी एक दिन मोसाद में काम करूं। अब मोसाद में एक और भी विशेष आर्मी थी, एक आर्मी बनाई गई थी जो कि ब्रिटेन की एक स्पेशल एयर सर्विस की तर्ज पर बनाई गई थी, जिसका नाम इन्होंने सायरेट मतकल रखा गया था। और इसके जो सदस्य थे, इसके जो एजेंट थे, उसको द गाइस कहा जाता था। और यही यूनिट थी जिसने युगांडा में अपने 54 फंसे हुए जो हाईजैक कर लिए थे आतंकवादियों ने, 54 यात्रियों को, जिन्हें युगांडा में जाकर उनको बहुत ही सावधानी से वहां से छुड़ाया और जितने आतंकवादी थे उनको मार भी गिराया। इस खुफिया एजेंसी के जो एजेंट थे वो इतने परफेक्ट माने जाते थे, आप ऐसा समझ लीजिए कि एक एजेंट थे जिनका नाम था एली कोहेन। तो इनका नाम उस समय पर बहुत ज़्यादा उठा जब ये पता लगा कि ये सीरिया के रक्षा मंत्री के पद पर काबिज होने वाले हैं। दुनिया भर में ये प्रसिद्ध हो गए। लेकिन ये रक्षा मंत्री के पद पर पहुंचने वाले तो थे, लेकिन इन्हें कुर्सी नहीं मिल पाई, क्योंकि इनकी कुछ गलतियों की वजह से बातें लीक हो गई। और इनको जब पता चला लोगों को, तब इन्हें जो ऑफिशियल्स थे सीरिया के, उन्होंने इनको बीच चौराहे पर खड़ा करके, मतलब उनको बीच चौराहे पर फांसी दी थी। तो एक एजेंट किसी दूसरी खुफिया एजेंसी का अगर किसी दूसरे देश में जाकर इतने बड़े पद पर पहुंच सकता है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस एजेंसी के जो एजेंट हैं वो कहाँ कहाँ घुसे हुए होंगे, कहाँ कहाँ पहुंचे हुए होंगे, और कितना ज़्यादा इनका सोर्स होगा लोगों के बीच में। अब बात करते हैं रेथ ऑफ गॉड की। जिस ऑपरेशन की वजह से इस एजेंसी का इतना नाम हो गया, जिस ऑपरेशन की वजह से दुनिया में जितने भी लोग थे, दुनिया की जितनी भी एजेंसीज थी, जिन्हें लगा कि हमें भी इस एजेंसी से सीखना चाहिए। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात ये थी कि पहली बात तो ये 20 साल तक चला। दूसरी खास बात ये थी कि ये जो ऑपरेशन था, इसमें जो हिट लिस्ट बनाई गई, जिस वजह से बनाई गई उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके हर एक व्यक्ति को दुनिया भर से ढूंढ ढूंढ कर मार दिया गया, और जब तक एक सिंगल पर्सन मर नहीं गया तब तक इन जो एजेंट्स थे, इन लोगों ने अपनी इस ऑपरेशन को रोका नहीं, लगातार चलाते रहे। इसीलिए ये ऑपरेशन 20 साल तक चला। अब इसके पीछे कहानी क्या है उसको जानते हैं। असल में 1972 में म्यूनिक शहर, जो कि जर्मनी में है,
उसमें एक ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ। वहाँ पर बहुत सारे देशों की टीमें आईं, उन्हीं में से एक टीम इजराइल की भी थी। एक हफ्ता तो बहुत अच्छे से बीता। एक हफ्ते में जो भी गेम होने थे अच्छे से शुरुआत हुई, किसी को कोई भनक नहीं थी कि कुछ खराब या कुछ गलत होने वाला है। यहाँ पर 5 सितंबर 1972 को कुछ अजनबी, 8 अजनबी, इस एक विलेज होता है, एक तरीके से उसको विलेज कहा जाता है, ओलंपिक विलेज, जहाँ पर जो खिलाड़ी होते हैं जिन देशों के, उनको रखा जाता है, तो उसको एक तरीके से विलेज कहा जाता है, गांव कहा जाता है। तो उस गांव में खिलाड़ी रुके हुए थे। तो ये जो 8 आतंकवादी थे, जो 8 अजनबी थे, ये उस विलेज की जो दीवार थी उसको फलांग रहे थे। वहां से कनाडा के कुछ खिलाड़ी भी गुजर रहे थे। कनाडा के जब खिलाड़ियों ने देखा तो अनजाने में उन्होंने उनकी उस दीवार को पार करने में उनकी मदद की। उन्हें नहीं पता था कि ये आतंकवादी हैं या कौन है। उसकी वजह ये थी क्योंकि वो 8 ही अजनबी ट्रैक सूट पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि ये किसी देश की टीम है और एथलीट हैं वहाँ के, तो इसलिए अनजाने में उन्होंने मदद की। वो लोग जब अंदर पहुँच गए, उन लोगों को पहले से ही पता था कि इजराइल की टीम कहाँ पर ठहरी हुई है। तो जब अंदर पहुँचे तो ये जो आतंकवादी थे वो PLO यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखते थे। इन्होंने जैसे ही वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने इजराइल के जो खिलाड़ी थे उन पर हमला करना शुरू कर दिया। और हमला जब शुरू किया तो वहीं पर इजराइल की टीम में ही एक पहलवान थे जिनका नाम था योसेफ गटफ्रेंड। उन्होंने जैसे ही उन्होंने देखा और उन्हें लगा कि हम पर हमला हुआ है, तो उन्होंने तुरंत ही किचन में जाके अपना जो चाकू वाकू रखा था, 1-2 और हथियार होंगे, मतलब उस तरीके के हथियार नहीं थे, चाकू या किचन में जो भी नॉर्मल वो होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, उनको लिया और उनका सामना करने पहुंच गए। लेकिन अब आप खुद सोचिए, एक चाकू और बंदूक का क्या सामना हो सकता है। कुछ ही सेकंडों में उन पर एक आतंकवादी ने गोली चलाई और वो वहीं पर ढेर हो गए। कुछ ही समय में ये बात फैल गई कि 11 इजरायली खिलाड़ियों को आतंकवादियों ने बंधक बना लिया है। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि 2 जो खिलाड़ी हैं वो वहीं पर मारे जा चुके हैं। सबको यही लग रहा था कि 11 पूरे जो खिलाड़ी हैं वो पूरे ही अभी कब्जे में हैं। हुआ क्या, इन आतंकवादियों ने अपनी एक शर्त रखी इजरायली गवर्नमेंट के लिए कि आप हमारे 234 जो फिलिस्तीनी हैं जो आपकी जेलों में बंद हैं, आप उनको रिहा कर दें तो हम आपके ये जो खिलाड़ी हैं हम उन्हें भी रिहा कर देंगे। इजराइल के उस समय पर जो प्राइम मिनिस्टर थे गोल्डा मेयर, उन्होंने इनकी जो ये मांग थी उसको मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस तरीके की मांग को नहीं मान सकते, हम किसी भी टेररिस्ट से किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। असल में उस समय तक बात चल रही थी और इजराइल ये चाह रहा था कि जर्मनी किसी भी तरीके से मान जाए और हम अपनी एक स्पेशल यूनिट, एक स्पेशल जो इस एजेंट्स हैं उनको भेजकर वहाँ से अपने खिलाड़ियों को बचा पाएंगे। लेकिन जर्मनी ने इस बात को नहीं माना और उन्होंने यूनिट को अपने देश में आने से मना कर दिया। कुछ ही घंटे बाद इनके जो आतंकवादी थे उन्होंने एक और मांग रखी कि हमें एक वाहन प्रोवाइड किया जाए और हमें यहाँ से निकलने दिया जाए, इन खिलाड़ियों के साथ एयरपोर्ट तक पहुँचाया जाए हमें किसी भी वाहन के थ्रू। तो जर्मनी को लगा ये एक अच्छा समय है, सही मौका है कि अगर ये लोग बाहर आ जाएंगे तो इन पर हमला आसानी से किया जा सकता है। तो जर्मनी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक बस प्रोवाइड कराई इन लोगों को और ये सभी लोग खिलाड़ी 9, क्योंकि 2 तो डेथ उनकी हो ही चुकी थी और जो बच्चे हुए आपके जो आतंकवादी थे वो सभी लोग इस बस में बैठे। बस में बैठकर ये एयरपोर्ट की तरफ चले। जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो ऑलरेडी एयरपोर्ट पर जो शार्प शूटर्स होते हैं वो वहाँ पर पहले से ही तैनात थे। वो मौका देख रहे थे कि जैसे ही कुछ मौका लगेगा तुरंत ही ये हमला कर देंगे। जैसे ही उन आतंकवादियों ने बस से उतारकर उन खिलाड़ियों को और अपना खुद हेलीकॉप्टर में चढ़ रहे थे, उसी समय पर जब खिलाड़ी अंदर हेलीकॉप्टर में चले गए उसी समय तुरंत ही शार्प शूटर्स ने उन आतंकवादियों पर हमला कर दिया। और जैसे ही आतंकवादियों ने देखा कि हम चारों तरफ से घिर गए हैं, कोई मौका नहीं है बचने का,
तो उन्होंने भी उन निहत्थे जो खिलाड़ी थे उन पर भी हमला कर दिया, उन पर भी गोलियां चला दी, जिसकी वजह से 9 खिलाड़ी वहीं के वहीं उनकी मृत्यु हो गई और जो आतंकवादी थे वो भी वहीं पर ढेर हो गए। बेशक वो आतंकवादी तो ढेर हुए, लेकिन इजराइल यहीं पर शांत रहने वाला नहीं था। उसके दिमाग में बदला लेने की बात आ चुकी थी। उसे लग रहा था कि जब तक उस हर एक शख्स से बदला नहीं ले लिया जाता जो इस ऑपरेशन से संबंधित था, इस ऑपरेशन को ब्लैक सितंबर कहा गया, इस ऑपरेशन से संबंधित था, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। यही उनका बदला है, यही उनके लिए श्रद्धांजलि होगी उन खिलाड़ियों के लिए जो कि इस ब्लैक सितंबर ऑपरेशन में मारे गए। इसलिए वहां के इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने मोसाद के साथ एक मीटिंग रखी और उन सभी लोगों की लिस्ट बनवाई गई जो कि इस ब्लैक सितंबर ऑपरेशन से संबंधित थे। जब ये घटना घटी उसके 2 दिन बाद ही मिलिट्री इजराइल की जो थी उसने जो सीरिया और लेबनान में जो फिलिस्तीन के 10 अड्डे थे उन पर हमला किया, जिससे 200 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। ये तो एक बहुत छोटा सा ऑपरेशन था, एक तरीके से एक चोट थी हल्की सी उन लोगों पर जिन्होंने जो इजराइल के खिलाड़ी थे उन पर एक अपना ये जो नरसंहार किया उसके खिलाफ एक छोटी सी चोट थी। ये जो मिशन शुरू किया गया, फिर उसके बाद इसको जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में नाम बताया, रेथ ऑफ गॉड इस मिशन का नाम रखा गया। इसका हिंदी में अनुवाद ये है कि ईश्वर का कहर। ये एक तरीके से ईश्वर का कहर नाम रखा गया कि अब उन लोगों पर ईश्वर का कहर टूटेगा जिन लोगों ने हमारे उन 11 खिलाड़ियों को बेरहमी से मार दिया गया। मोसाद ने जब लिस्ट बनाई और अपने ऑपरेशन को शुरू किया तो उसके कुछ ही समय बाद, ऑपरेशन शुरू होने के कुछ ही समय बाद 2 एजेंट थे। मोसाद के एजेंट ने 2 आतंकवादी थे जो कि बेल ज्वेटर और महमूद हमशारी का कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से पूरे देश में, पूरे विश्व में सनसनी फैल गई और सबको लगा कि ये उसी का बदला लिया जा रहा है जिसकी वजह से जो इनके 11 खिलाड़ी मारे गए। मोसाद हर उस एक पर्सन को खत्म करना चाहता था जो कि इस ऑपरेशन से जुड़े हुए थे। इनमें 3 ऐसे लोग थे जो कि लेबनान की भारी सिक्योरिटी में मतलब बंद थे एक तरीके से, लेकिन उनके लिए कोई 1-2 बार प्रयास किए गए उनको मारने के लिए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो उन्होंने एजेंट्स ने एक और ऑपरेशन, इसी ऑपरेशन के अंदर में, रेथ ऑफ गॉड के अंदर में ही एक और ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा स्प्रिंग ऑफ यूथ। इस ऑपरेशन के तहत बहुत समय तक उन लोगों को वॉच किया गया, एक्टिविटी देखी गई और सही समय मिलते ही उस बिल्डिंग में बम लगाकर उस बिल्डिंग को बम से उड़ा दिया गया, जिसकी वजह से उन तीनों जो टारगेट थे इनके वो भी मारे गए। इसी तरीके से मोसाद के जो एजेंट्स थे वो पूरी दुनिया में घूम घूम कर हर एक उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार रहे थे जो कि ब्लैक सितंबर से रिलेशन रखता था, उससे संबंधित था। और इस ऑपरेशन को 20 साल तक चलाया गया। 20 साल तक एजेंट्सों ने हर एक उस व्यक्ति को ढूंढा और मौत के घाट उतारा। और आप इसी से इनका जो 20 साल तक एक बदला लेने की एक जो मुहिम चलती रही, आप उसी से समझ सकते हैं कि इनके देश में किसी भी नागरिक की तरफ आंख उठाना कितना भारी पड़ सकता है किसी को भी। इसीलिए आज के समय पर बहुत सारी एजेंसीज या कोई भी एक्टिविटी, जो भी आतंकवादी होते हैं वो कोई भी एक्टिविटी करने से डरते हैं। और इतना इस एजेंसी का नाम है कि बहुत सारी एजेंसी आज भी इनसे सिक्योरिटी के मामले में या किसी और मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में भी इजराइल बहुत आगे निकल रहा है, हर चीज़ को बहुत बढ़ावा देता है। मोसाद के लिए इन लोगों का जो बजट होता है वो हमेशा जितनी भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी एजेंसीज हैं इंटेलिजेंस, उन सभी में सबसे ज़्यादा रहता है और इसका बजट कभी भी कम नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है उसमें कटौती की जाए। ये जो एजेंसी है इनकी वो बहुत ही पावरफुल कही जा सकती है और साथ ही साथ उसको पूरी पावर होती है कि अगर कोई इस तरीके की एक्टिविटी होती है उन्हें पूरी छूट होती है कि वो कुछ भी करें, लेकिन देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा जो भी कुछ किया जाएगा वो सही माना जाएगा।
तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के बारे में। अगर आपको इनके ऑपरेशंस और भी ऑपरेशंस के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, तो मैं इनके द्वारा जो एक दो और भी ऑपरेशंस जो कि फेमस ऑपरेशंस हैं उनके बारे में भी वीडियो बना के आपके सामने लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ अगर आपको मेरा एफर्ट, ये जो मैंने इस एजेंसी के बारे में जानकारी जुटा के आपके सामने लाया हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अप्रिशिएट करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।